हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संविधान की अनुसूचियां देखेंगे कि संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या कहा गया है और संविधान में अगर नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं तो वो कब जोड़ी गई हैं और उनका उद्देश्य या पर्पस क्या रहा है। इसके साथ फ्रेंड्स, हमने जो भी वीडियोज़ इसमें से बनाए हैं या फिर जो अन्य सब्जेक्ट्स में वीडियो बनाए हैं उनका यदि आप क्रम से अध्ययन करते हैं और इसके विश्लेषण को समझते हैं तो यदि आप पूरा कोर्स करते हैं, कोई भी, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो या फिर साइंस का हो, साइंस में हमने इसमें से बायो है पढ़ाई है और इसमें से यूपी स्पेशल है, तो कोई भी कोर्स यदि आप क्रम से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आप ईमानदारी से अगर पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स, तो देखिए, हमारी जो संविधान में अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों के विषय में हम प्रश्न देखेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा इन अनुसूचियों को समझ लेते हैं कि ये अनुसूचियां जो शेड्यूल्स हैं वो क्या हैं और संविधान में ये कितनी हैं, कैसी जोड़ी गई, कैसा क्या है, इन सारी चीज़ों को इसमें हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो संविधान है तो मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। इसके बाद में फिर अमेंडमेंट संविधान में किए गए और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। इसमें से जो अनुसूचियां हैं उनका क्रम से हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में आखिर क्या है। तो देखिए, जो पहली अनुसूची है तो पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ क्षेत्रों से संबंधित। मतलब कि हमारा जो पूरा कंट्री है, देश है, इसमें से कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, इनका जो भी वर्णन है वो अनुसूची 1 में किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनका वर्णन, इनके नाम, इनकी सीमाएं, इनका क्षेत्रफल, सारा कुछ इसी अनुसूची के तहत क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा। तो जब भी अगर हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी राज्य विभाजित किया जाता है या फिर नया राज्य शामिल किया जाता है या उसकी जो भी बाउंड्री लाइन है अगर उनमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो हमें पहली अनुसूची को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो पहली अनुसूची इस प्रकार से बार बार चेंज होती रहती है। और देखिए, ये जो चेंज होता है, जो पहली अनुसूची में चेंज है, या फिर कहें कि राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र और या फिर उनका एक राज्य में दूसरे राज्य में सम्मिलित कर देने का जो अमेंडमेंट होता है, जो संविधान संशोधन होता है, इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और इसको साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाता है। इसकी चर्चा फिलहाल हमने की थी अभी जब हमने भाग 1 पढ़ाया था। अगला देखिए, सूची दूसरी है ना, अनुसूची जो 2 है उसमें क्या किया गया है, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों यथा राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, और इसके साथ साथ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये, तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते तथा पेंशन की बात की गई है। मतलब कि दूसरी अनुसूची में आप देखेंगे कि जो भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के लिए जो वेतन, भत्ता और पेंशन की बात की गई है वो अनुसूची 2 में की गई है। इसके बाद जो तीसरी अनुसूची है फ्रेंड्स, वो तीसरी अनुसूची क्या करती है कि शपथ के बारे में बताती है। अब शपथ में देखिए किनके शपथ के बारे में बताती है वो कहती है कि इसके तहत संसद के सदस्यों, मतलब संसद के सदस्य, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप जो लिखा गया है वो लिखा गया है किसमें, अनुसूची 3 में। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इनके जो शपथ का विवरण है या इनके शपथ का क्या प्रारूप होगा, इसका जो उल्लेख है वो इस अनुसूची में नहीं किया गया है। वो कहाँ किया गया है, यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में और उपराष्ट्रपति का 69 में और 159 अनुच्छेद में फ्रेंड्स राज्यपाल का जो
शपथ है, शपथ ग्रहण का जो प्रारूप है उसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है हमें कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ को नहीं लिखा गया है। अनुसूची 4 में देखिए क्या कहा गया है। अनुसूची 4 में हमारा जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीटें होंगी इसके बारे में साधारण से ये बताता है। इसके साथ साथ में 2 संघ शासित क्षेत्र अर्थात दिल्ली और पांडिचेरी, तो दिल्ली और पांडिचेरी इसके साथ में राज्य, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कितना होगा इसकी बात कही गई है अनुसूची 4 में। जैसे कि हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 31 सीटें राज्यसभा में हैं। तो इसी प्रकार से अन्य जो भी हैं राज्य, सबका उल्लेख किया गया है कि इस राज्य से राज्यसभा में इतनी सीटें होंगी। तो इसका उल्लेख 4वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची क्या है, देखिए 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। देखिए जो भी SC ST क्षेत्र अगर कहीं भी अगर डिक्लेयर करना है तो इसका अधिकार राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति यदि किसी भी क्षेत्र को SC ST बहुल क्षेत्र यदि डिक्लेयर कर देता है तो वहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान लागू किए जाते हैं। वहाँ जैसे कि जो बहुत एलियंस लोग हैं, मतलब फॉरेनर लोग हैं, उनको कहीं कहीं पे जाने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप सुने होंगे अंडमान निकोबार द्वीप में एक सेंटिनेल द्वीप है। तो वो जो द्वीप है फ्रेंड्स सेंटिनेल, तो वहाँ पर बाहर के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आदिवासी रह रहे हैं उनके रहने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो बाहर के लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखते हैं। तो ये सारे जो नियम हैं या ये सारे जो अधिकार हैं ये इसी अनुसूची में लिखे गए हैं कि जो भी SC ST का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, ये 5वीं अनुसूची में सारा कुछ डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद यदि अनुसूची 6वीं की बात करें तो यहाँ पर देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ का जो जनजातीय क्षेत्र है इस जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है अनुसूची 6 में। अब देखिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है जहाँ की जनजातियों के प्रशासन क्षेत्र की बात इस अनुसूची में हुई है। तो आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमें 4 राज्य मिल रहे हैं। सारे राज्य जो हैं वो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जो कि 7 स्टेट्स में आते हैं, इनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये हैं। इसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है कि जो संघ है और राज्य हैं इनके मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। इसमें से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। संघ सूची में शुरुआत में मतलब इनिशियली 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर हम राज्य की बात करें वहीं तो राज्य में वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन पहले इसमें से 66 विषय थे। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, लेकिन इनिशियली इसमें 47 विषय रखे गए थे। जो संघ सूची होती है इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संघ को होता है, अर्थात केंद्र को होता है। इसके बाद यदि हम राज्य की बात करें तो जो राज्य सूची के विषय होते हैं वहाँ पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की परमिशन होती है। लेकिन यदि बनाए गए किसी भी कानून में यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर केंद्र का जो नियम बनाया गया है वो मान्य होता है, राज्य का वहाँ जो नियम बनाया गया होता है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारी जो अनुसूची 7 है इसको इसमें से रखा गया है। अब देखिए अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में कहा गया है कि हमारी जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी। तो मूल रूप से 14 भाषाओं को इसमें से रखा गया था, लेकिन 8वीं अनुसूची में फिर और भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 1967 में।
तो ये था पहली भाषा जोड़ने का कार्यक्रम। फिर इसके बाद में 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इसको याद करने का सरल सा तरीका है नमक, है ना। देखिए नमक, यहाँ पर ना से नेपाली हो गया, मा से मणिपुरी हो गया और का से कोंकणी हो गया। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये बाद में जोड़ी गई फिर, और ये कब जोड़ी गई हैं? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद में फिर संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2004 में, और 92वां संविधान संशोधन जब 2004 में हुआ तो यहाँ पर बोडो मास, इसको देखिए कैसे, बोडो मास। अब इसमें देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो मास से याद रखना है हमें, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से फिर से 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई और अंततः जो पूरी भाषाएं हो गई उस संविधान में 22 भाषाएं हो गई। ये जो 22 भाषाएं हैं इनमें ये एथराइज्ड भाषाएं हैं, तो इनमें कोई भी व्यक्ति अपना काम कर सकता है, कोई भी ऑफिशियली काम इनमें से हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर जो भी इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि कोई IAS का अगर एग्ज़ाम देता है तो उनमें से इन किसी भी भाषाओं को वो चुन के इनमें एग्ज़ाम दे सकता है। तो इस प्रकार से ये भाषाएं इसमें से रखी गई हैं। अब देखिए अभी तक ये जो 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये तो वो अनुसूचियाँ थी जो संविधान के मूल उसमें प्रावधान इनका कर दिया गया था। इसके बाद में फिर संविधान में नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो नई अनुसूचियों को जब जोड़ा गया तो 9वीं जो अनुसूची है इसको पहला संविधान संशोधन करके, जो प्रथम संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है और ये 1951 में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो वहाँ पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची का जो इतिहास है कुछ ऐसा है, इसको अगर हम इसके प्रावधानों को देखें तो इसमें ये कहा गया है, इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम हैं। तो देखिए ये इसमें से प्रावधान किया गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमने संविधान बनाया था तो उस समय हमारे संविधान में जो मूल अधिकार थे, तो मूल अधिकारों में से 7 मूल अधिकार थे और उन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था फ्रेंड्स, इसमें से क्या था कि जिसके पास जितनी संपत्ति है वो उसका मालिक होता था। जब ये मालिक होता था तो ऐसे में स्थिति ये आई कि हमारे चूंकि देश में पहले से ही बहुत बड़ी विविधता व्याप्त थी, जिसमें से एक वर्ग के पास तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी और एक वर्ग के पास बिल्कुल भी धन संपत्ति नहीं थी, अर्थात वो अपने जीवन को निर्वाह भी नहीं कर सकता था। हालांकि वो स्थिति अभी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस समय इस तरह की स्थिति जब ये थी तो सरकार ने सोचा कि जिन लोगों के पास ज़्यादा कृषि है, ज़्यादा भूमि है, उस भूमि को क्या किया जाए कि डिस्ट्रीब्यूट करके अन्य लोगों की जिनके पास भूमि नहीं है उनको प्रदान की जाए। जब सरकार ने ऐसा करने की कोशिश किया तो क्या हुआ कि चूंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और मूल अधिकार का मतलब है कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? वो करती है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय चूंकि मूल अधिकारों का संरक्षण करती है तो सरकार ने जब ऐसा करने की कोशिश की कि कुछ संपत्ति, कुछ जमीन जो ज़्यादा जिन लोगों के पास है उनसे लेके मैं गरीबों को बांटना शुरू कर दूं। तो जब उसने सरकार ने ऐसा प्रयास किया तो जिन लोगों की संपत्ति सरकार ने ली वो लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि सीधे सीधे जो भी नियम कानून होते हैं उनकी वो व्याख्या करती है। तो उसमें चूंकि साधारण सा लिखा था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, सरकार इस तरह से संपत्ति किसी की छीन नहीं सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी वो उनकी संपत्ति बनी ही रह गई। तो अब जो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होता है या संपत्ति का जो वितरण करना होता है वो कैसे हो? जब ऐसी स्थिति आई
तब फिर सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़े और वहां पर सरकार ने संविधान का संशोधन करना शुरू किया। जब संविधान का संशोधन शुरू किया तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब कि अनुसूची 1 के तहत जो सरकार है उसने ऐसी मतलब कानूनों को जोड़ा या फिर ये लिख दिया कि अगर हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने एक्चुअली ये किया था कि नीति निर्देशक तत्वों में आप अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एक अनुच्छेद 39, इसके तहत हम देखेंगे कि सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है कि जो भी संपत्ति है वो एक जगह संचित ना हो सके और उसका वितरण किया जाए। तो इसमें ये काम करने के लिए सरकार ने लिख दिया कानून में और एक अमेंडमेंट किया गया था वहां पर 31 का। देखिए अनुच्छेद जो 31 था, ये अनुच्छेद 31 संपत्ति से संबंधित था, लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 31 का जोड़ दिया और 31 खा जोड़ दिया, और 31 का और खा में उसने प्रावधान कर दिए कि अगर कोई भी मैं ऐसा काम करूं सरकार कि जो इससे संबंधित हो, मतलब कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों के ऐसे संबंध, अगर इसका संबंध हो इस तरह से हो, तब फिर वहां पर वो न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। तो इस चीज को किया गया था, यही जो था ये 9वीं अनुसूची थी फ्रेंड्स, और इसी 9वीं अनुसूची में ऐसी चीजें जोड़ी गई थी। इसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची थी इसको 52वें संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985, ठीक है, 1985 में इसको जोड़ा गया, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दल बदल से संबंधित कानून बनाना। दल बदल क्या है, देखिए क्या होता था शुरुआत में कि जैसे कोई भी चुनाव लड़ा तो मान लीजिए एक पार्टी ये है एक पार्टी ये है, ठीक है, इसके 10 सदस्य हैं, इसके भी 10 सदस्य मान लीजिए। अब चुनाव लड़े 10-10 लोग इसमें जीते, मान लीजिए कि एक में गेरा जीता। अब ये जो गेरे जीते थे तो इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग इससे 2 लोग मान लीजिए निकल के इस पार्टी में चले गए, तो ये सरकार क्या हो गई, अल्पमत में आ गई, क्योंकि हमें सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर जब ये अगर जैसे ये 2 इधर चले गए तो इसके 12 हो गए, इसके 9 ही रह गए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सरकार अल्पमत में आ गई, और अल्पमत से आने की वजह से ये सरकार गिर गई। दोबारा फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ आके कुछ लोग इधर चले गए, तो इस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट नहीं था गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट ना होने की वजह से एक संशोधन किया गया जो कि 52वां संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन, और इसमें से ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ता है और बाद में अगर वो अपनी पार्टी बदल के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा कि ये चुना हुआ कैंडिडेट है एक प्रकार से। तो ये वाला जो प्रावधान था, ये प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में, जिसको दल बदल के नाम से जाना जाता है, और ये 1985 में किया गया था। अगला देखिए, फिर यहाँ पर अगला जो एक अनुसूची है अपनी, वो है 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ी गई है, और इसमें जो पंचायतें हैं उनको 29 विषयों पर कानून बनाने की या उनके प्रशासन की उनको अनुमति दी गई है या अधिकार दिया गया है। ये जो देखिए, इसके पहले भी हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम तो था, लेकिन पंचायती सिस्टम को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो पंचायती सिस्टम को संवैधानिक अधिकार सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ, वो हुआ 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन। तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो वहां पर 11वीं अनुसूची को जोड़ के पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिए गए कि जो 29 विषय हैं, इन 29 विषयों में ये अपनी जो प्रशासन की नीतियां हैं वो बना सकते हैं, अपना कार्यक्रम चला सकते हैं। इसके बाद देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को भी कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, और इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका होंगी, उनकी शक्तियां कैसी होंगी, और उनको 18 विषय दिए गए जिन पर वो कानूनी जो व्यवस्था है उसको कर सकें। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि हमारी ये 12 अनुसूचियां हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं 12 अनुसूचियों से संबंधित थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो साधारण सा है, 8 है, ऑप्शन दिए हैं इसमें 8, 10, 12, 14, तो कितना है इसमें 12 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, ऑप्शन है 6, 8, 9, 12, तो कितनी थी उस समय 8 थी, फिर इसके बाद में बढ़ाई गई हैं। अगला देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, 6, 8, 10, 12, तो वही है, ठीक है 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वही प्रश्न पूछ रहा है। अगला देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, पहला, दूसरा, 7वां और 9वां, तो किस संविधान संशोधन में 9वीं जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है पहला, है ना 1951। अगला देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईसा में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो देखिए जो ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसमें दल बदल वाला जोड़ा गया है, मतलब कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसमें से। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है। इसके बाद जो 74वां हुआ था, देखिए अगला क्वेश्चन भी है, 74वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो वो 12वीं जोड़ी गई है, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला देखिए संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दूसरी जो अनुसूची है वो किससे है, महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनकी जो वेतन है वो क्या होगा, इससे संबंधित है हमारी क्या अनुसूची 2। इसके बाद अनुसूची 3 जो है वो किससे संबंधित है, वो है उनके जो मतलब शपथ लेंगे उससे संबंधित है। अगला देखिए भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। तो फ्रेंड्स ये संघ शासित क्षेत्र या राज्यों के बारे में बताया गया है प्रथम अनुसूची में, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला देखिए राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के न्यायाधीश अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए वेतन की बात की गई है, तो वेतन का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है, द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा बताती है। तो ऑप्शन है पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी या फिर चौथी। तो देखिए ये क्या पहली सूची में ही ये सारी चीजें हैं, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, कब परिवर्धित हुई, प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन, 9वें संशोधन, 42वें संशोधन। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ये देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें अवश्य रूप से संशोधन करना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं। तो पहली में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बदलना है हमें किसी उसमें राज्य में, उसका नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, तो पहली अनुसूची बदलनी पड़ेगी। देखिए ये भी फ्रेंड्स आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए इसी तरह से पूछे जाते हैं। मुख्य बात ये होती है कि हम किसी भी चीज को कितने ध्यान से पढ़ते हैं, है ना। कभी कभी हम कोई सामने वाला चीजें बताता है और हम उनको निगलेक्ट करके निकल जाते हैं, तो वो चीजें हमें फायदा नहीं करती हैं। क्योंकि ये देखिए नॉलेज है, नॉलेज आप कहीं से भी लें, एग्जाम तो ये नहीं पूछेगा ना आपसे कि आपने कहाँ से सीखा, लेकिन बस अगर आप एग्जाम में बेहतर कर रहे हैं तो वो आपके लाइफ के लिए बहुत अचीवमेंट है। तो मुख्य बात ये है फ्रेंड्स कि चीज़ों को आप जहाँ से भी सीखें बड़ी ईमानदारी पूर्वक सीखें। देखिए ये नहीं है कि हम
सिखाने वाला कौन है, सीखने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप सीखने वाले हैं, तो यदि आप बेहतर हैं और आप में क्वालिटीज़ हैं, तो आप फ्रेंड्स किसी भी सोर्स से इतना बेहतर सीख लेंगे कि आप अपनी ऊंचाइयों को डेफिनेटली बढ़ा ही सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण की स्कीम रखता है। दूसरा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तीसरा है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। चौथा है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है कि किसी भी राज्य में आखिरकार कितनी सीटें होंगी राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। ये देखिए एसएससी में पूछा गया था प्रश्न। अगला देखिए, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है और पहली सूची में जो दिया गया है प्रशासनिक उपबंध और दूसरी जो है वो संबंधित अनुसूची है। तो देखिए पहले में दिया है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, इसके सामने दिया है 7वीं अनुसूची। तो देखिए केंद्र व राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का वितरण है वो किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में ही किया गया है, अर्थात ये एक का एक ही होगा। अगला देखिए, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया है, 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार से ये भी दूसरे का दूसरा मिलान सही है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, देखिए जो हमने अभी बात की थी कि जो संपत्तियां थीं उन संपत्तियों का अधिग्रहण करके सरकार देना चाहती थी, तो इसके लिए उसने क्या किया था, 9वीं अनुसूची को प्रोड्यूस किया था, 9वीं अनुसूची को उन्होंने संविधान में जोड़ा था। तो ये देखिए इसका भी 9वीं दिया है, तो ये भी सीधे सीधे मैच कर रहा है। और दल बदल विरोध अधिनियम जो लाया गया वो किससे संबंधित था, सामने दिया है 10वीं अनुसूची से। देखिए पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा यहाँ पर सही है फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है 3री, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ये जो देखिए अनुसूची जाति मतलब एससी एसटी के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन कैसे किया जाए, इसके विषय में बात की गई है किसमें, 5वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसके जो भी क्वेश्चंस थे उनको देखे और क्रम से आप देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियोस को। और देखिए नॉलेज एक साथ फ्रेंड्स गेन नहीं हो जाता है या फिर सारी चीज़ें एक साथ हमें याद नहीं जाती हैं। तो यदि हमारा या फिर आपका उद्देश्य यदि सिर्फ इतना ही है कि हमें मतलब कि पढ़ के और कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है ना, जॉब पानी ही है, तो आप इसमें निरंतरता बनाए रखिए। निरंतरता से आप अगर लगे रहेंगे तो आप जो सफलता पाएंगे वो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो इसलिए आप यदि निरंतर लगे रहेंगे अच्छे से तो आप दूसरे लोगों से बेहतर करेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।